हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 7 और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे LR सीरीज सर्किट, CR सीरीज सर्किट, LC सीरीज सर्किट एंड LCR सीरीज सर्किट। तो हेडिंग लगाते हैं हम LR सीरीज सर्किट। LR सीरीज सर्किट, देखो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं फेजर डायग्राम के बारे में, फेजर के बारे में, फेज रिलेशन के बिटवीन। देखो आपको मैंने पीछे लेक्चर नंबर 6 में फेज रिलेशन के बारे में बताया कि अगर सर्किट में केवल R हो, ओनली R, है ना, एक साइड में ही लिख देता हूं, लिखे रहेंगे, यहां लिख देता हूं। अगर एसी सर्किट में केवल R है, ओनली R, जैसे ये एसी सर्किट है आपका और इसमें केवल लीनियर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R, है ना, तो I और V आर इन सेम फेज। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है R के अक्रॉस और इसमें जो करंट फ्लो करती है I, ये सेम फेज में होते हैं। ये इसका फेजर डायग्राम। हम यहां इस लाइन को याद करते हैं कि द अल्टरनेटिंग करंट I एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज V आर इन सेम फेज। I और V आर सेम फेज में होते हैं, ये रूल है। इसको हमने प्रूव भी किया लेक्चर नंबर 6 में कि अगर केस AC सर्किट कंटेन only linear resistance, then current and voltage, alternating current and alternating voltage are in same phase. Alternating voltage V are in same phase. और जब सेम फेज में है तो दोनों की इक्वेशन स्टैंडर्ड रहती है, I0 sin ओमेगा t और V बराबर V0 sin ओमेगा t। तो ये फेजर डायग्राम होता है, इसको याद रखना है हमें, है ना, कि I और V आर सेम फेज में होते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस, एक, ठीक है, ये एक रूल है फर्स्ट। दूसरा हम पढ़ते हैं ओनली इंडक्टर के लिए। किसके लिए? ओनली इंडक्टर L के लिए। अगर AC सर्किट में केवल इंडक्टर लग रहा है L, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VL, इसमें फ्लो करने वाली करंट I, तो I ऐसे और VL ऐसे। जो अलोंग एक्स एक्सिस है वो कुछ नहीं करता और जो ऊपर की तरफ है वो लीड कर रहा है और जो नीचे की तरफ है वो लैग कर रहा है। तो यहां वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है कितना फेज? π/2। तो यहां लिख सकते हो द अल्टरनेटिंग वोल्टेज V लीड द अल्टरनेटिंग करंट I बाई फेज π/2 रेडियन। इसमें देखो कितना एंगल है, 90 डिग्री, दैट मींस π/2 रेडियन। देखो यहां लीड कौन कर रहा है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। किससे लीड कर रहा है? करंट I से। तो देखो मैंने इसको कहा कि करंट I कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ नहीं करे वो अलोंग एक्स एक्सिस, और जो लीड करे वो ऊपर और जो लैग करे वो नीचे। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज V लीड द अल्टरनेटिंग करंट I बाई फेज π/2 रेडियन। इस लाइन को भी हमने लेक्चर नंबर 6 में प्रूव करके दिखाया। जब AC सर्किट में ओनली इंडक्टर लाई करता है तो ये लाइन हमने प्रूव करी। इसमें कौन कुछ नहीं कर रहा? I। तो इसकी इक्वेशन हम स्टैंडर्ड रखते हैं, I बराबर I0 sin ओमेगा t। वोल्टेज लीड कर रहा है तो V बराबर V0 sin ओमेगा t प्लस लीड कर रहा है तो कितना लीड कर रहा है? π/2 रेडियन, फेज में आगे है। तो इसकी इक्वेशन हो गई। ये इंडक्टर के लिए रूल हो गया, ठीक है। तीसरा जो रूल है हमारा वो है कैपेसिटर के लिए। ओनली कैपेसिटर, अगर AC सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, अगर AC सर्किट में केवल कैपेसिटर लग रहा हो, खासकर फेजर डायग्राम पे ध्यान दीजिए कि केवल R के लिए अगर हम क्या बनाते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, L के लिए फेजर डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं,
और कैपेसिटर के लिए फेजर डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये I और ये VC। तो देखो इन सब में I अलोंग एक्स एक्सिस नहीं रखा मैंने, सब में देखो तो I इसमें सब में कुछ नहीं कर रहा, वोल्टेज इसमें क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, तो नीचे है तो लैग कर रहा है, तो हम लिखेंगे द अल्टरनेटिंग वोल्टेज V लैग बिहाइंड द अल्टरनेटिंग करंट I बाई फेज π/2 रेडियन, क्योंकि यहां कितना एंगल है, ये 90 डिग्री, दैट मीन्स π/2 रेडियन है। तो यहां हम लिखेंगे कि इसमें I कुछ नहीं कर रहा तो I की इक्वेशन स्टैंडर्ड I0 sin ओमेगा टी, वोल्टेज लैग कर रहा है तो V की इक्वेशन लिखेंगे V0 sin ओमेगा टी माइनस π/2 रेडियन, लैग कर रहा है तो माइनस, लीड कर रहा है तो पॉजिटिव, कुछ नहीं कर रहे दोनों सेम फेज में हैं तो ओमेगा टी, ठीक है, ये बात समझ में आती है। अगर यहाँ पे फेज डिफरेंस देखें करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बीच में, तो फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 0। फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसका फेज ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी, दोनों का फेज सेम तो फेज डिफरेंस 0। इसका करंट का फेज ओमेगा टी, वोल्टेज का फेज ओमेगा टी प्लस π/2, तो फेज में डिफरेंस π/2 का, तो इसमें फेज डिफरेंस कितना है, π/2, ये फेज डिफरेंस है। इसमें देखो करंट का फेज ओमेगा टी, वोल्टेज का फेज ओमेगा टी माइनस के π/2, तो दोनों में करंट में और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितने का है, π/2, तो ये फेज डिफरेंस है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो आपको यहाँ किस बात पर ध्यान रखना है, फेजर डायग्राम और इस लाइन पर। ये फेजर डायग्राम याद रखोगे तो ये लाइन अपने आप लिख पाओगे, फेजर डायग्राम याद रखोगे तो ये लाइन अपने आप लिख पाओगे, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जब आपको ये आएगा तभी आपको LR सीरीज सर्किट, L सीरीज सर्किट, CR सीरीज सर्किट, LCR सीरीज सर्किट ये समझ में आएंगे, ठीक है। तो अब देखो अभी तक ये सब इंडिविजुअल थे, अगर हम LR सीरीज सर्किट की बात करते हैं तो देखो LR सर्किट बनाए, L बना लें और R बना लें, इसका रेजिस्टेंस होता है XL ओम और इसका रेजिस्टेंस होता है R ओम, और इसको सीरीज सर्किट में इसको AC सोर्स से जोड़ दें, ये AC सोर्स, ये लिख दें V, इसके इसमें करंट फ्लो करेगी I, ये ऐसे जानते हो जब इस सर्किट में करंट फ्लो करा रहे होते हैं तो ये करंट हमेशा कौन सी होती है, IRMS करंट, तो ये कौन सी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, रूट मीन स्क्वायर करंट, लेकिन मैंने I लिखा है, लेकिन ये होती कौन सी करंट है, IRMS, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। अच्छा तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, ये VL, और ये कितना आएगा VR, और ये टोटल वोल्टेज भी, ठीक। तो देखो सबके नेम पे ध्यान दो, इसमें करंट तो सब में सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो करंट तो सब में कैसी है, ऐसे किसी इंस्टेंट टाइम पे दिखाई है, ठीक है, तो करंट ऐसे सब में सेम। तो पहले सबके नेम लिख लो, तो सबके नेम लिखते हैं, तो लिखते हैं यहां पर VL क्या है, ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस, या पोटेंशियल डिफरेंस लिख देता हूं सीधा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, दैट मींस XL। अगर ये XL क्या चीज है, रेजिस्टेंस ही तो है, तो हम देखो क्या पहले क्या लिखते थे, V बराबर IR, पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ये VL किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, XL के अक्रॉस, XL इस इंडक्टर का क्या है, रेजिस्टेंस, तो इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है I, और रेजिस्टेंस कितना है XL, तो VL की वैल्यू है IXL, समझ में आया आपको, VL इज इक्वल टू कितना IXL, XL रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस लिखते हैं, तो इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस XL है, एंड VR लिखें तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R, तो इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, इसमें भी करंट फ्लो कर रही है I, इसका रेजिस्टेंस है R, तो इसे लिख सकते हैं IR, दिस इज द VR, है ना। V लिखें एंड V, ये दिख रहा है V, इसका नेम है टोटल वोल्टेज,
टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल वोल्टेज ऑफ एसी मेंस, टोटल वोल्टेज कह देते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स, ये वाला एसी सोर्स, ये इसका अगर ये टोटल है तो सारी चीजें टोटल लिखेंगे। V बराबर टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस, ऐसे जानते हो। एसी सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? इंपीडेंस। एसी सर्किट में लगे ऑल एलिमेंट के टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? इंपीडेंस। अगर ये टोटल है, ये टोटल वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स है, ये टोटल करंट है, ये टोटल रेजिस्टेंस है Z। तो V बराबर IZ, ये बात समझ में आती है? V बराबर IZ, इतना क्लियर है पहले आपको। अब क्या करना है, अब फेजर डायग्राम बनाते हैं। ये देखो सबके नाम लिख लिए। एक्सएल का नाम आप जानते ही हो, एक्सएल का नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है L ओमेगा। L सेल्फ इंडक्टेंस है, L क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी यूनिट होती है हेनरी, और आप इसे लिख सकते हो L इंटू 2πf ओम, एक्सएल की वैल्यू। ठीक है, करंट है ही आपका आई, जरूर समझ में आई। अब इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? फेजर डायग्राम। ये देखो, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूं, यहां तक मिटा दिया। तो अब इसके आगे तो देखो फेजर डायग्राम बनाए तो करंट तो दोनों में सेम है, तो करंट दोनों में सेम है। तो ये देखो आई तो ऐसे कर लिया हमने, ये आई है। पहले में आई और वी आर के लिए, आई और वी आर के लिए फेजर डायग्राम बनाओ। तो आई और वी आर कैसे होते हैं? सेम फेज में। वी आर और आई सेम फेज में होता है, तो आई और वी आर तो सेम फेज में आ गया। ये वी आर हो गया, देखो, ठीक है। और आई और वी एल के लिए डायग्राम, फेजर डायग्राम बनाओ। तो देखो आई दोनों में सेम है ना, तो इसी आई से काम चला सकते हैं। और वी एल कैसा होता है? तो आई और वी एल, आई अलोंग एक्सिस है और वी एल कैसा है? ऊपर। तो वी एल इस तरह से आएगा, ये वी एल हो गया। कुछ समझ में आया आपको? इतना। तो देखो इसका एक फेजर डायग्राम हो गया। अगर आई और वी एल के लिए आप फेजर डायग्राम बना रहे हो तो ये हो गया आई और वी एल। और आई और वी आर के लिए फेजर डायग्राम बना रहे हो तो आई और वी आर के लिए फेजर डायग्राम ये हो गया। किसको बोलेंगे फेजर डायग्राम? किसका? एलआर सीरीज सर्किट का कॉम्बिनेशन करके। अब टोटल वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स निकाल लो। यहां पे करंट तो एक ही दिखाई दे रही है, आई, करंट तो सेम है सब में। तो इस VL और VR का टोटल वोल्टेज कितना होगा? V, टोटल वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स निकालना है। तो ये तो यहां अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट को कैसी क्वांटिटी मानते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को वेक्टर क्वांटिटी माना गया है। तभी तो ये देखो एरो दिखा रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन ये रही, VR की डायरेक्शन, ये VL की डायरेक्शन। तो हम यहाँ पर टोटल वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स निकालें। तो पहला स्टार्ट करते हैं द टोटल अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स। तो V इज इक्वल टू, तो वेक्टर मानेंगे तो देखो इसका टोटल और इसका टोटल निकालना है, तो इनका रिजल्टेंट कहां से पास होता है? डायगोनल से दिखाते हैं, ऐसे याद है टोटल वोल्टेज निकालने के लिए V। तो V इज इक्वल टू लिखेंगे रूट के अंदर VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर प्लस 2VR VL, कितना एंगल है VR और VL के बीच में? 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री ऐसे। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अगर cos 90 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा ऐसे। तो देखो ये टोटल वोल्टेज आगे एक फॉर्मूला बन गया, ये इस V में, VL में और VR में रिलेशन बन गया। तो ये किससे किया है आपको ये तो समझ में आता ही होगा कि हम जब ये करते हैं R इज इक्वल टू, ये पढ़ते हैं ना वेक्टर फॉर्म एडिशन के लिए, A वेक्टर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा।
जितनी वेक्टर क्वांटिटी है उनको कैसे करते हैं, सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या कर देते हैं, ऐड। अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट। और किसी एंगल से हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं ये वाला। तो यहाँ VR और VL का रिजल्टेंट निकालना है, तो VR और VL कितने एंगल से है, 90 डिग्री से, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। VR और VL का रिजल्टेंट कितना है, V, तो V इक्वल टू रूट के अंदर VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर प्लस 2VR VL cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी, 0, वो पोर्शन 0 हो गया। तो ये V टोटल वोल्टेज ऑफ AC सोर्स और VR और VL में रिलेशन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये बात समझ में आई फर्स्ट। इसको अगर आगे बढ़ाएं तो इस V की वैल्यू कितनी है, देखो जरा, V की वैल्यू है IZ, या फिर एक काम करो V रहने दो, अभी आगे बढ़ा रहे हैं रूट के अंदर, VR की वैल्यू है I इंटू आर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VL की वैल्यू I XL, तो क्या लिख देंगे इसकी जगह पे, I स्क्वायर XL का स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन है, I स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो I रह जाएगा भाई, I स्क्वायर कॉमन लिया, रूट है तो उसे बाहर निकाला तो I, और रूट के अंदर कितना आया, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ये V, तो V ओवर I इज इक्वल टू, इस I को नीचे ले आए, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, V ओवर I। तो देखो यहां से अगर हम V ओवर I निकालें तो ये कितना आ रहा है, Z, V ओवर I निकालें तो कितना आ रहा है, Z, तो ये Z हो गया आपका, ये कौन हो गया, Z, तो Z इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। इतना बात समझ में आई, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये हो गया हमारा Z की वैल्यू, दैट मींस इंपेडेंस की वैल्यू। इस सर्किट का जो इंपेडेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा, और रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर होगा। एक फॉर्मूला ये बन गया, देखो एक फॉर्मूला ये रहा, एक फॉर्मूला ये रहा, और एक ये रहा, और एक ये बना, एक ये बना। ठीक है, आगे अगर इसमें देखें, इसी में और क्या बना सकते हैं, तो इसमें आगे सुनते हैं। ये सारे न्यूमेरिकल है। अगर आपका LR सर्किट आता है तो आपको फेजर डायग्राम मालूम होना चाहिए, ये पूरा की पूरा आपको ऐसे के ही ऐसे आना चाहिए। सारा न्यूमेरिकल चल रहा है आपका, डेरिवेशन भी चल रहा है। ठीक है, आगे देखो, अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज V और अल्टरनेटिंग करंट I के बीच में ये क्या चीज है, फेज डिफरेंस फाई। तो यहां फाई का नेम क्या है, तो फाई का नेम है फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। V और I के बिटवीन फेज में कितना डिफरेंस है, 5। अब देख के बताओ कि V और I में से कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। तो देखो I तो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये तो कुछ नहीं कर रहा, और वोल्टेज ऊपर है तो ये लीड कर रहा है। तो हम यहां लाइन लिख सकते हैं, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज V की बात कर रहे हैं, VL की बात नहीं कर रहे, टोटल वोल्टेज V and the alternating current I, alternating voltage V lead the alternating current I by phase कितना, फाई रेडियन। भाई कितना एंगल है इसके इन दोनों के बीच में, 5 रेडियन। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज V लीड द अल्टरनेटिंग करंट I by phase 5 रेडियन। तो देखो इसमें लीड कौन कर रहा है, वोल्टेज, और कौन कुछ नहीं कर रहा है, I। इसमें तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I की इक्वेशन स्टैंडर्ड लिखेंगे, I0 साइन। वोल्टेज लीड कर रहा है तो वोल्टेज इक्वेशन लिखेंगे V0 साइन ओमेगा t प्लस 5। जानते हैं ये LR सर्किट के लिए करंट और वोल्टेज की क्या है इक्वेशन, अल्टरनेटिंग करंट, इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट और इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की क्या है ये इक्वेशंस। तो जब आप पावर ऑफ LR सर्किट पढ़ोगे तो पावर ऑफ LR सर्किट यहीं से शुरू होता है। आपको इस LR सर्किट का फेजर डायग्राम बनाओगे, फेजर डायग्राम बना के V और I में फेज रिलेशन देखो लिखोगे, दैट मींस ये लाइन लिखोगे, और ये लाइन लिख के आप करंट की इक्वेशन और वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी होगी। तब इसके बाद ये पहला स्टेप होता है
पावर ऑफ एसी सर्किट एलआर सर्किट के लिए ये पावर ऑफ एलआर सर्किट निकालें तो ये पहला स्टेप होगा आपका। ठीक है, तो ये कैसे लिखी हमने इक्वेशन समझ में आई। ठीक है, अब देखो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज में फेज में कितना डिफरेंस है, तो फाई का, इसीलिए फाई का नाम लिखा मैंने, फेज डिफरेंस वी एंड आई। अगर इस फेज डिफरेंस को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फेज डिफरेंस निकालेंगे कैसे, तो देखो ऐसा निकाल लेंगे, tan phi इज इक्वल टू, tan phi इज इक्वल टू, इस डायग्राम में tan phi लगा दें, तो tan phi इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर ये वाला, तो ये वाला कितना है VL, तो परपेंडिकुलर तो हो गया VL और बेस कितना है VR, तो ये लिख सकते हो आप BR, तो tan phi इज इक्वल टू VL बटे BR। आप चाहो तो VL की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हो, IXL, VL इज इक्वल टू IXL और VR की वैल्यू IR, तो VL IXL बटे IR, I से I कैंसिल हो गया, तो ये I कट गया, आपका XL कट गया। आप और लिख सकते हो तो XL की वैल्यू L ओमेगा ओवर R, ओमेगा और 2 पाई f लिख सकते हो, तो एक लाइन और बढ़ा सकते हो, यहां से आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो बिटवीन V एंड I के, बिटवीन आप फेज डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जरा समझो, ये बताओ ये करंट कौन सी है, IRMS, तो अगर ये IRMS करंट है तो ये कौन सा होगा, VRMS, तो यहाँ जो Z जो आ रहा है वो लिखते हैं IRMS, ये टोटल करंट होती है, ये टोटल करंट VRMS टोटल वोल्टेज और ये टोटल रेजिस्टेंस Z। तो यहां से देखो IRMS I निकालते तो Z नीचे आ जाता, ये करंट Z नीचे आ जाता, I यहां आ जाता, तो I इज इक्वल टू क्या आता, यहां से इस जगह से अगर निकाल लें तो I इज इक्वल टू V ओवर Z ही तो आ रहा है। सर्किट में जो करंट फ्लो करती है इसी सर्किट में कौन सी करंट होती है, IRMS करंट, तो ये IRMS है, ये VRMS है, ये टोटल रेजिस्टेंस है, तो एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z। अगर ये है तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते थे, IRMS VRMS, Z की वैल्यू कितनी निकाली, ये इस एलआर सर्किट का Z कितना है, इंपेडेंस ये रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। और IRMS, अगर I की इक्वेशन जो है ये वाली है तो इस इक्वेशन के हिसाब से IRMS कितना लिखते हैं, आपको याद हो, I0 बटे रूट 2 याद है, और VRMS कितना लिखते हैं, V0 बटे रूट 2। अगर हम IRMS की जगह पे लिख दें I0 बटे रूट 2 और VRMS की जगह पे लिख दें V रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट के अंदर, अब Z ही लिख लो, चलो इसे Z लेने दो आप, ये Z, तो A से Z, रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो आप लिख सकते हो इसे I0 इज इक्वल टू V0 ओवर Z। ये लास्ट पॉइंट था आपका। ठीक है, तो देखो ये सारे फॉर्मूले हैं, कॉन्सेंट्रेट करिए सब पर। एलआर सर्किट बनाया और ऐसे कर दिया, ये हो गया एलआर सीरीज सर्किट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सीआर सीरीज सर्किट। हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग लगाते हैं सीआर सीरीज सर्किट, सीआर सीरीज सर्किट। ये सीआर सीरीज सर्किट के लिए ये सब द्वारा से करते हैं। तो सीआर सर्किट बना लें तो सी बना लें और इसके एक रेजिस्टेंस लगा लें, इसका रेजिस्टेंस XC ओम, इसका रेजिस्टेंस R, और इसमें लगा दिया हमने एक AC सोर्स, ये भी। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, I, ये IRMS करंट फ्लो करता है, ये IRMS करंट है, ये VRMS मान रहे हैं। ठीक है, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, VC, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, VR। ठीक है, तो एक बात तो VC पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना हुआ, VC इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस XC ओम है, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना, तो VC इज इक्वल टू IXC एंड VR लिखें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, तो इसे लिख सकते हैं VR बराबर कितना, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। एंड ये टोटल वोल्टेज है
एंड V लिखें तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल करंट, तो टोटल वोल्टेज, टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस है। ये टोटल रेजिस्टेंस होता है एसी सर्किट का, ठीक है, इंपेडेंस बोलते हैं इसे। V बराबर IZ, ठीक है। अब इसका फेजर डायग्राम बना लें सबसे पहले। तो देखो पहले I और VR का फेजर डायग्राम बनाएं। तो करंट का और VR का मैंने फेजर डायग्राम बना दिया, सेम फेज में होते हैं, करंट और रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें करंट और VC का फेजर डायग्राम बनाना है, कैपेसिटर वाला। तो करंट देखो इसी करंट से काम चला ले, क्योंकि करंट कैसी है दोनों इसमें, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में करंट कैसी है, सेम। तो करंट तो इसी से काम चल जाएगा I। VC कैसे है, लैग कर रहा है, तो VC लैग कर रहा है बेटा ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों का VC और VR का रिजल्टेंट निकालना है, दैट मींस V। तो इसे हम बोलेंगे यहां पे टोटल अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ AC सोर्स। तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म लगा लें फिर दोबारा इसमें से। तो अब इसका रिजल्टेंट ये वाला आएगा ऐसे V। तो V इज इक्वल टू VC और VR किसी एंगल से हैं, तो फॉर्मूला आना पड़ेगा रूट के अंदर, VR का स्क्वायर, VR और VLC का टोटल निकालना है, तो VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, कितना एंगल है 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो 0 हो गया। तो ये इतना वोल्टेज आ गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें आगे बढ़ाएं तो V की वैल्यू तो ऐसे लेने दें, रूट VR की वैल्यू कितनी पुट कर दें IR, तो VR की वैल्यू पुट कर दी IR, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस VC की वैल्यू कितनी पुट कर दें IXC, तो I का स्क्वायर XC का स्क्वायर। यहां से I स्क्वायर कॉमन आ गया, लेकिन रूट है उससे बाहर निकालेंगे तो I, तो रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ये V, और इस I को नीचे ले आए तो V ओवर I इज इक्वल टू रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। देखो यहां से अगर हम V ओवर I निकालें, V ओवर I, तो किसके बराबर आएगा, इंपेडेंस सर्किट के। इस सर्किट का टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, तो V ओवर I इज इक्वल टू क्या, इंपेडेंस। तो इंपेडेंस इज इक्वल टू कितना आ गया, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। इसको हम इंपीडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंपीडेंस, ठीक है, इंपेडेंस Z। एक हो गया। अब ये तो V टोटल वोल्टेज ऑफ AC सोर्स एंड करंट में फेज में कितना डिफरेंस है, ये है ना, ये किसका फेजर डायग्राम है, CR सर्किट का। तो CR सर्किट में जो टोटल वोल्टेज होता है AC सोर्स के और करंट जो फ्लो कर रही है उसमें फेज डिफरेंस कितना है, फाई का। तो फेज डिफरेंस की अगर वैल्यू निकालना चाहें हम, तो फेज डिफरेंस फाई कैसे निकालें, तो ये मिटा देता हूं। ये 3 रूल हमेशा याद रखो, फेजर डायग्राम कैसे बनता है, ये हमने लेक्चर नंबर 6 में प्रूव करके दिखाए हैं आपको, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फाई क्या है यहाँ पे, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। अब आप चेक करके देखो कि V और I में कैसा फेज रिलेशन है। तो देखो I तो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो कुछ नहीं कर रहा। V क्या है, नीचे है, तो V क्या कर रहा है, लैग कर रहा है या लीड, लैग कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज V लैग बिहाइंड द अल्टरनेटिंग करंट I बाई फेज, कितना लैग बिहाइंड है भाई, देखो 5 रेडियन। तो इसमें किसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड आएगी, I की, तो I की इक्वेशन तो स्टैंडर्ड लिखते हैं, I0 sin ओमेगा टी। वोल्टेज लैग कर रहा है तो वोल्टेज इक्वेशन क्या आएगी, V0 sin ओमेगा टी माइनस k5। वोल्टेज पीछे है ना, लैग किससे, फेज में, करंट से, तो इसका फेज कम है, करंट से कितना फेज कम है, 5 रेडियन कम है, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन हो गई। तो जानते हैं CR सर्किट के लिए करंट की इक्वेशन लिखना आनी चाहिए आपको, जैसे मैंने पीछे बताया, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम ये कैसे लिखें, तो फेजर डायग्राम से देख के लिखते हैं ये हम हमेशा, ठीक है। CR सर्किट का फेजर डायग्राम ये है और इससे हमने इसकी इक्वेशन लिख ली, ठीक है। आगे फेज डिफरेंस अगर फाई निकालना चाहते हैं
तो इसमें थर्ड पॉइंट है आपका कि फेज डिफरेंस कैसे निकालें। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालें, tan phi लगा लें। तो tan phi इज इक्वल टू क्या लिखें, tan phi परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया, दैट मींस ये कौन सा है, VC के बराबर, और बेस कितना है आपका VR, तो ये VR लिख लिया। इसकी वैल्यू कितनी भाई, तो tan phi इज इक्वल टू VC की वैल्यू है IXC और इसकी वैल्यू है कितनी IR। ये VC की वैल्यू IXC और VR की वैल्यू IR। I से तो I कट गया, तो आप लिख सकते हो इसे XC ओवर R। और XC की वैल्यू कितनी होती है, 1 ओवर ओमेगा C। ये हमने लेक्चर नंबर किसमें बताया था आपको, पीछे लेक्चर नंबर 6 में प्रूव किया था, और लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में पढ़ा के आया था। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना, इसे रेजिस्टेंस होता है, इसकी यूनिट ओम होती है, इस ये R। तो एक ये लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर लिख सकते हैं 1/2 पाई FC, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f और ओवर कितना R। यहां से आप फाई फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना फेज डिफरेंस है V और I के बिटवीन। ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट बताता हूं वो मैं ये बताता हूं, यहां ये तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करती है वो कौन सी होती है, IRMS करंट। तो ये IRMS करंट है, तो ये फिर कौन सा वोल्टेज होगा, VRMS, IRMS, VRMS और ये Z। तो अगर यहां से अगर हम IRMS फाइंड आउट करें तो IRMS, देखो यहां से इसको इधर ले आओ, इसको नीचे ले आओ, तो यहां से अगर हम I निकालते तो V ओवर Z ही तो आता। तो IRMS इज इक्वल टू कितना, VRMS ओवर Z। ठीक है, IRMS वाला VRMS ओवर Z। तो VRMS की वैल्यू अगर देखें तो हमारी जो VRMS की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देखो Z की वैल्यू ये रही, VRMS और IRMS की जगह पे लिख सकते हैं हम, एक तो फॉर्मूला यही हो गया हमारा, और इसकी जगह पे लिख सकते हैं IRMS की जगह पे I0 बटे √2 और इसकी जगह पे V0 बटे √2 मल्टीप्लाइड बाई Z। तो Z √2 से √2 कट गया, तो I0 बराबर कितना, V0 ओवर Z। और इम्पिडेंस की वैल्यू ये आ रही है सर्किट की। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आई, ये CR सर्किट हो गया, एक जैसे सारे। अब पढ़ते हैं, देखो LC सीरीज सर्किट। अब हम पढ़ रहे हैं LC सीरीज सर्किट। तीसरा है LC सीरीज सर्किट। तो LC सीरीज सर्किट बनाए, L निकाल रहे हैं, है ना, C सर्किट, LC सर्किट ये हमने बना दी। इसका रेजिस्टेंस XL और इसका रेजिस्टेंस XC। ये V, इसमें फ्लो कर रही है करंट I, सीरीज में करंट सेम हुई, किसी इंस्टेंट टाइम पे दिखा दी। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये है VL और इसके अक्रॉस है VC, ऐसे। ठीक है, अब इसका फेजर डायग्राम बना लें। तो VL लिखना चाहो तो VL की वैल्यू कितनी होगी, IXL नेमली लिख रहा हूं, एंड VC की वैल्यू कितनी होगी, IXC, एंड V की वैल्यू कितनी होगी, IZ। ये VRMS, ये IRMS इनटू Z। ठीक है, क्योंकि AC सर्किट में जो करंट फ्लो करती है उसे IRMS करंट बोलते हैं। तो ये IRMS करंट फ्लो कर रही है, ये करंट तो लिखी है हमने जो फ्लो कर रही है। ठीक है, अब इसका फेजर डायग्राम बनाएं। तो देखो रेजिस्टेंस तो है ही नहीं है सर्किट में, R XL है, इंडक्टर है, तो इंडक्टर के लिए I और VL की ग्राफ ऐसे बनता है। तो फेजर डायग्राम बना रहे हैं LC सर्किट का, करंट ऐसे और VL ऐसे आपका। ठीक है, अब I और VC के लिए फेजर डायग्राम बनाएं। तो देखो I दोनों में सेम है, इंडक्टर और कैपेसिटर में दोनों में करंट सेम फ्लो कर रही है, तो एक ही इसी I से काम चला लें। लेकिन VC किधर है, नीचे की तरफ, तो VC नीचे की तरफ है आपका, है ना। अब यहां दो केस हो सकते हैं, यहां पर कितने केस हो सकते हैं, दो। ठीक है, फर्स्ट केस 1 कि इफ VL इज ग्रेटर देन VC, VL बड़ा है VC से। आप ये भी कह सकते हो, जरूरी नहीं ये कहा जाए, तो VL की वैल्यू कितनी पुट कर दो, IXL, ग्रेटर देन VC की वैल्यू कितनी पुट कर दो, IXC। तो I से I कट गया, तो क्या हो गया, XL बड़ा है XC से, करंट तो सेम है,
तो अगर एक्सएल बड़ा हुआ एक्सी से तो वी एल आई तो सेम है, अगर एक्सएल बड़ा हुआ एक्सी से तो वी एल बड़ा हो जाएगा वीसी से। तो यहाँ वी एल को बड़ा माना है वीसी से, तो देखो इसकी लेंथ मैंने ज्यादा दिखाई है वी एल की, और वीसी की लेंथ मैंने कम दिखाई है ना। तो ये तो इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, और मैं नेट निकालना है टोटल वोल्टेज ऑफ ईच सोर्स। डायरेक्शन अपोजिट हो तो वेक्टर क्वांटिटियों को कैसे टोटल निकालते हैं, सबट्रैक्ट करके, सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड करके, और एंगल से हो तो फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो टोटल वोल्टेज, टोटल अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स है ना, टोटल अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स V इज इक्वल टू VL माइनस VC। VL बड़ा माना है VL से, तो V की डायरेक्शन कैसी होगी, V जैसी। ये देखो ये आ गया V VL में से VC दिखाया तो VL की जो वैल्यू बचेगी वही तो V होगा। तो V की डायरेक्शन ऊपर क्यों दिखाई है, समझ में आया, ये कौन है, ये V आ गया आपका। तो देखो एक फॉर्मूला तो ये हो गया इसके लिए, समझ में आया कैसे निकाला। अब यहाँ पे आगे देखें तो V रहने दें, VL की वैल्यू IXL माइनस इसकी वैल्यू IXC, I कॉमन ले लें, I कॉमन ले लिया तो XL माइनस XC, यहाँ से I को इसके नीचे ले आई तो ये XL माइनस XC, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, V ओवर I लिख सकते हैं हम यहाँ से Z। तो इसकी जगह पे इम्पीडेंस लिख दिया, ये इम्पीडेंस होता है सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस XL माइनस XC। तो देखो एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर आप यहाँ पे फेज डिफरेंस देखें, टोटल वोल्टेज V और टोटल करंट के बिटवीन, तो कितना का फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री का, दिख रहा है। तो यहाँ जो आपका फेज डिफरेंस आ रहा है जिसे हम फाई बोलते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, कितना है, पाई बाई 2 रेडियन। तो निकालने की जरूरत नहीं है इसको, फाई निकल गया तो सीधा सीधा पाई बाई 2 रेडियन, दैट मींस 90 डिग्री। अच्छा अब ये बताओ कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, तो आई तो कुछ नहीं कर रहा, वोल्टेज V क्या कर रहा है, लीड कर रहा है करंट I से, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं द अल्टरनेटिंग वोल्टेज V लीड द अल्टरनेटिंग करंट I बाई फेज पाई बाई 2 रेडियन। तो इसमें I की इक्वेशन तो स्टैंडर्ड रहेगी, I0 साइन ओमेगा t, और वोल्टेज की इक्वेशन देखें तो वोल्टेज की इक्वेशन होगी V0 साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। ये LC सर्किट के लिए भाई वोल्टेज लीड कर रहा है ना, तो वोल्टेज लीड कर रहा है फेज में कितना, पाई बाई 2 रेडियन, इसकी इक्वेशन ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो गए, देखो इसके फेज निकाल दिया हमने, सीधा सीधा निकल आया है पाई बाई 2 रेडियन, तो tan फाई निकाल लीजिए, क्योंकि सीधा सीधा हमारे पास फेज कितना है, 90 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन, क्लियर है। और करंट की इक्वेशन और वोल्टेज की इक्वेशन आएगी। IRMS लिखना चाहो तो फिर वही, यहाँ ये VRMS है, ये IRMS है, तो इसको यहाँ, तो IRMS कितना लिख सकते हो आप, VRMS ओवर Z। IRMS की वैल्यू I0/√2 और VRMS की वैल्यू V0/√2, और Z की वैल्यू हमने निकाल ली है XL माइनस XC। तो इसको केवल LC सर्किट है, फेजर डायग्राम बनाओ, ये सारी चीजें आपको करना आनी चाहिए, बहुत ही इजी है, फेजर डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया LC सर्किट। लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर इसी सर्किट में VC बड़ा होता VL से, अगर VC बड़ा हो जाए किससे, VL से, तो जरा देखते हैं उसको। सेकंड केस, पहले तो फेजर डायग्राम बनाए, I ऐसे VL ऊपर, लेकिन अब VC बड़ा है किससे, VL से, तो ये VC बड़ा कर दिया। तो इफ अगर VL छोटा है और VC बड़ा है, तब टोटल वोल्टेज ऑफ AC सोर्स ये कितना आएगा। तो देखो VC बड़ा है VL से, डायरेक्शन तो अभी भी अपोजिट है, तो कितना आएगा, V बराबर कितना, VC माइनस VL। तो अब V नीचे हो जाएगा, V की डायरेक्शन नहीं हो जाएगी, तो V की जगह पे लिख सकते हो IZ, इसकी जगह पे लिख सकते हो IXC माइनस की इसकी जगह पे लिख सकते हो IXL, I कॉमन लेके काट दो तो Z इज इक्वल टू कितना, XC माइनस XL। ये देखो
केवल अभी भी फेज डिफरेंस कितने का है 90 डिग्री, लेकिन थोड़ा सा चेंज आया। पहले वोल्टेज जब VL बड़ा था VC से तो वोल्टेज लीड कर रहा था करंट I से, अब वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ये चेंज आया यहाँ। द अल्टरनेटिंग वोल्टेज V अब लैग कर रहा है। पहले क्या कर रहा था, जब VL बड़ा था VC से तो वोल्टेज लीड कर रहा था करंट I से, अब वोल्टेज लैग कर रहा है, लैग बिहाइंड द अल्टरनेटिंग करंट I बाई फेज कितना डिग्री, π/2 रेडियन। अब डिग्री तो कर रहा है, π/2 रेडियन लिख सकते हैं। तो अब करंट की इक्वेशन तो अभी भी स्टैंडर्ड रहेगी sin ओमेगा टी, लेकिन वोल्टेज अब लैग कर रहा है, इसीलिए क्या लिखेंगे V0 sin ओमेगा टी माइनस के π/2 लैग कर रहा है इसीलिए। तो थोड़ा सा चेंज आया फेज रिलेशन में। पहले VL बड़ा सा VC से तो जो टोटल वोल्टेज था वो लीड कर रहा था करंट से फेज π/2 रेडियन। अगर VC बड़ा हो जाए VL से तो समझ में आया आपको, लैग करने लगेगा, है ना। VC बड़ा है तो XC माइनस XL आ रहा है, और अगर वोल्ट VL बड़ा है तो VL माइनस के VC आता था। ये समझ में आया आपको बेटा, तो ये चेंज आ जाता है थोड़ा सा। अगला सर्किट आता है हमारा, अब पढ़ते हैं लास्ट LCR सर्किट, LCR सीरीज सर्किट, LCR सीरीज सर्किट। तो अब इसमें L भी है, ये C भी है, और ये रजिस्टर भी है, ये तीनों सीरीज में लग रहे हैं ऐसे। तो इसमें करंट I, इसमें भी I, इसमें भी I, सब में करंट सेम है। इसका रेजिस्टेंस XL ओम, इसका रेजिस्टेंस XC ओम, इसका रेजिस्टेंस R ओम, और ये इसके अक्रॉस वोल्टेज VL, इसके अक्रॉस वोल्टेज VC, और इसके अक्रॉस वोल्टेज VR, और ये टोटल वोल्टेज है ना। तो VL की वैल्यू तो कितनी होगी IXL, VC की वैल्यू IXC, और VR की वैल्यू IR, एंड टोटल वोल्टेज V की वैल्यू IZ। Z इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, ये इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस, तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इंपेडेंस बोलते हैं Z। ये टोटल करंट है, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसका फेजर डायग्राम बनाओ। तो फेजर डायग्राम बनाई तो देखो, पहले I और VR का फेजर डायग्राम बनाए, I और VR। तो ये बना दिया मैंने I का, और ये बना दिया मैंने VR ऐसे। अब I और VL का बना ले। तो I और VL, तो I तो सेम है सब में, तो इसी I से काम चलाएं। VL किधर आ रहा है, ऊपर, तो VL मैंने ऊपर बना दिया। I और VC के बीच में बनाई, तो I, VC नीचे है तो VC नीचे। इसमें तीन केस बनते हैं, है ना। इसमें तीन केस क्या बन सकते हैं, तो पहला केस बनता है फर्स्ट इफ अगर VL बड़ा है VC से। आप ये भी कह सकते हो कि XL बड़ा है XC से। IXL, देखो VL की वैल्यू कितनी IXL, और VC की वैल्यू IXC, तो I से I कट गया तो XL बड़ा है XC से। तो कोई से भी कह सकते हो, मैंने कहा VL बड़ा है VC से। तो देखो हमने VL की लंबाई ज्यादा दिखाई है, VC की कम दिखाई है। अब टोटल वोल्टेज ऑफ इसी सोर्स कैसे निकाल रहे हैं, तो यहां से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट केस है ये केस नंबर 1 है ना, केस फर्स्ट। इस वाले केस में कर रहे हैं जब VL बड़ा है VC से। तो देखो VL और VC का रिजल्टेंट निकालने पहले हम, डायरेक्शन अपोजिट है, तो VL और VC का रिजल्टेंट कितना आएगा, ऊपर या नीचे, तो ऊपर कितना आएगा VL माइनस VC। तो देखो इन दोनों का टोटल आ गया ये, ठीक है। अब VL माइनस VC और VR दो वोल्टेज बचे। VL माइनस VC एक वोल्टेज हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट, और एक VR, इनके बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। तो फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे टोटल निकालने के लिए, टोटल वोल्टेज ऑफ AC सोर्स। तो V इज इक्वल टू रूट के अंदर VR का और VL माइनस VC का टोटल निकालना है, तो कितना रखेंगे VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस 2VR इंटू VL माइनस VC इंटू कॉस कितना 90 डिग्री
भाई VL माइनस VC और VR के बिटवीन कितना एंगल है 90 डिग्री, तो ये लगा दिया 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये पूरा फैक्टर 0, समझ में आया, ये रिजल्ट आ गया इतना। देखो टोटल वोल्टेज आ गया ये रहा, आया एक। इसको अगर इंपेडेंस निकालना चाहें आगे तो देखो V की जगह पे, अभी V रहने दे चलो, VR की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, VR की जगह पे लिख सकते हैं IR, तो उसका स्क्वायर हो रहा है तो I का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में VL की वैल्यू IXL, तो IXL माइनस VC की वैल्यू IXC, तो IXC उसका क्या होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया पहले आपको, ठीक है। अब जरा देखो इसमें आगे अगर हम बढ़ा रहे हैं रिजल्ट, तो देखो V इज इक्वल टू रूट के अंदर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस, देखो इसमें से अगर हम I कॉमन ले लें IXL माइनस XC, लेकिन उसका होल स्क्वायर हो रहा है, तो I कॉमन लें तो क्या आएगा I का स्क्वायर फिर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, I कॉमन ले लेंगे उसका स्क्वायर भी तो हो रहा है भाई, नहीं आया, तो देखो ये। अब इस पूरे में से क्या कॉमन है आई स्क्वायर, अगर इस पूरे में से आई स्क्वायर कॉमन ले लें फिर बाहर निकाल लें रूट से भी बाहर निकाल लें तो कितना आ जाएगा आई, तो यहाँ आई आ गया, ये रूट के अंदर कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इस आई को इसके नीचे ले आए तो v ओवर आई इज इक्वल टू रूट के अंदर ये आर स्क्वायर प्लस ये एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहां से अगर देखें तो ये टोटल वोल्टेज है, ये टोटल करंट है, ये टोटल रेजिस्टेंस है। इंपेडेंस एसी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है, इसमें तीन रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्सएल, एक इस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एक्सी, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर। तो इस टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ सर्किट का जेड, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, तो वी ओवर आई इज इक्वल टू कितना जेड, आई को नीचे वी ओवर आई इज इक्वल टू जेड। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं इंपेडेंस, ये जेड आ गया, तो देखो ये इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ गया एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। देखो इसमें फॉर्मूले कोई भी याद ना करो आप, फेजर डायग्राम पे ध्यान दो, है ना। फेजर डायग्राम पे ज्यादा है तो देखो एक फॉर्मूला ये याद कर लो, अभी बताता हूं मैं, और एक ये याद कर लो। और फेजर डायग्राम सबका बनाना आना चाहिए एवरी सर्किट का। ये फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, फेजर डायग्राम से ही हमें मालूम पड़ेगा कि जो टोटल वोल्टेज है V और टोटल करंट है उसमें फेज में क्या डिफरेंस है ना। तो ये बना लिया पहले। अब फेज डिफरेंस निकालें, देखो पहले टोटल वोल्टेज का डायग्राम बनाएं, तो देखो VL माइनस VC VR का इसका टोटल निकालें तो रिजल्टेंट डायगोनल से तो शो करते हैं, ये डायगोनल बना दिया ये भी। अब इस टोटल वोल्टेज V और टोटल I में कितना फेज डिफरेंस है, ये 5 फेज डिफरेंस। इस फेज डिफरेंस की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो व्हाट द नेम ऑफ फाई, तो फाई का नाम है फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। और ये V एंड I कौन सा सर्किट का है, LCR सर्किट का। तो यहां लिख रहे हैं हम, जरा ध्यान से देखें ना, फाई फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। अब तो चेक करके बताओ इसमें I और V में से कौन लीड कर रहा है, V लीड कर रहा है I से, कितना 5 रेडियन। तो यहां लिख सकते हो कि द अल्टरनेटिंग वोल्टेज V लीड द अल्टरनेटिंग करंट I बाय फेज 5 रेडियन। जानते हो कोई भी सर्किट हो ये लाइन लिखना आनी चाहिए। ये LCR सर्किट है और जब VL बड़ा है VC से तो उस कंडीशन में अल्टरनेटिंग वोल्टेज V I से लीड करता है कितना फेज 5 रेडियन। ये एवरी सर्किट का लिखना आना चाहिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें I की इक्वेशन तो स्टैंडर्ड रहेगी, तो I की इक्वेशन तो स्टैंडर्ड रखी, I0 sin ओमेगा टी। वोल्टेज लीड कर रहा है तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी, V0 sin ओमेगा टी, लीड कर रहा है इसीलिए प्लस के 5, कितना लीड कर रहा है 5 रेडियन, तो प्लस के 5। जब हम LCR सर्किट के लिए पावर निकालेंगे, पावर ऑफ LCR सर्किट, तो हमें यहां से स्टार्ट होगा। देखो ये डायग्राम बना लेंगे, ये कुछ भी नहीं लिखेंगे उसमें, सीधा ये डायग्राम बनाएंगे, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बना के हम दिखेंगे कि 5 फेज डिफरेंस है बिटवीन V एंड I और अल्टरनेटिंग वोल्टेज V I से लीड कर रहा है। ये लाइन लिखेंगे डायग्राम को देख के
और इक्वेशन लिख देंगे। इसके बाद डेरिवेशन चलेगा पावर का, इसीलिए ये इक्वेशन समझ में आ रही है आपको। और आपसे कह भी सकता है कि एलसीआर सर्किट के लिए इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन लिखिए, तो इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन हो गई एलसीआर सर्किट के लिए ये, ठीक है। और फाई क्या है, इन दोनों करंट और वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस है, इसका करंट का फेज कितना है ओमेगा टी, और वोल्टेज का फेज कितना है ओमेगा टी प्लस के फाई, तो दोनों में फेज में कितना डिफरेंस है फाई का, तो फाई इज द फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस की वैल्यू पूछता है तो हम फिर वो क्या निकालते हैं, tan फाई। tan फाई कैसे निकालें, परपेंडिकुलर बटे बेस, तो देखो ये कितना है, ये वाला, ये इसके बराबर है ना VL माइनस VC के, तो परपेंडिकुलर हो गया VL माइनस के VC, और बेस कितना हो गया VR, तो ये VR हो गया। आप चाहो तो इसे और आगे लिख सकते हो, tan फाई इज इक्वल टू VL की जगह पे IXL और इसकी जगह पे IXC और नीचे IR। देखो I ऊपर से कॉमन ले लिया, अगर I हम कॉमन ले लें तो ये I कॉमन ले लिया, इस I से ये I काट दें, तो I से I आपका कट गया। X और क्या लिख सकते हो, आगे लिखना चाहो तो tan फाई XL की जगह पे L ओमेगा और इसकी जगह पे 1/ओमेगा C और ये नीचे R, ओमेगा और 2 पाई F भी लिख सकते हो, तो यहां से हम फाई निकाल सकते हैं, है ना। और फिर वही ये IRMS है, ये भी RMS है, ये Z है, समझ में आ रहा है, तो एक ये कर सकते हो आप। क्लियर है बेटा, देखो ये समझ में आया आपको। देखो अगर इसमें हम थोड़ा सा चेंज करें, क्या सेकंड केस में जाए, अगर सेकंड केस में हम किसको VL को छोटा मान लेते हैं और VC को बड़ा, VL छोटा और VC बड़ा मान लेते हैं, तो फेजर डायग्राम में चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो अब देखो फेजर डायग्राम ध्यान देख लिया ना इसमें, तो अब मैं क्या कर रहा हूं जरा ध्यान देना। सेकंड केस हमने कहा तो I तो ऐसे ही VR आपका ये VL ऊपर था लेकिन VC बड़ा है, अब कौन बड़ा है, VC बड़ा है किससे, VL से, ये देखो VC बड़ा है VL से, तो मैंने VC की वैल्यू बड़ी कर दी VL से। अब इसका टोटल वोल्टेज निकाले तो 3 वोल्टेज यहाँ पर VL VC और VR, तो पहले इन दोनों का टोटल निकालें, डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी ये वाली, इन दोनों का टोटल VC माइनस VL, इन दोनों का टोटल तो ये हो गया। अब इसका और इसका टोटल निकालें तो पांचों का थ्योरम बनाएंगे, ऐसे रिजल्टेंट उठाने के लिए ऐसे, ठीक है बेटा, ये V आ गया तो ये 5 हो गया ऐसे। तो बस चेंज क्या आएगा जानते हो, V इज इक्वल टू रूट के अंदर टोटल निकाल लें, V किसका टोटल निकाल लें, VC माइनस VL और VR का, तो रूट के अंदर VR का स्क्वायर, यहाँ VL की जगह पे क्या हो जाएगा VC और यहाँ VL, समझ में आया, तो ये चेंज आया, तो सब में यही चेंज आता रहेगा, बस केवल यहाँ आपको XC करना है, यहाँ आपको XL करना है, यहाँ आपको XC करना है, यहाँ XL करना है, यहाँ C पहले आ जाएगा XL बाद में, C पहले आ जाएगा XL बाद में, तो जो बड़ा होता है वही पहले आता है बेटा। क्लियर है कि नहीं, तो देखो Z इतना आ गया, केवल ये डिफरेंस नहीं आया, सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ दिखता है यहाँ। अब देखो क्या ये V जो टोटल वोल्टेज है V वो I से लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, तो अब लैग कर रहा है, डिफरेंस आया, ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ पे ये लाइन चेंज हो गई बिल्कुल, ये यहाँ पे लिखेंगे द अल्टरनेटिंग वोल्टेज V लैग कर रहा है, लैग बिहाइंड I बाई फेज कितना 5 रेडियन, तो I की इक्वेशन तो स्टैंडर्ड रहेगी I0 sin ओमेगा टी। वोल्टेज अब लैग कर रहा है तो वोल्टेज इक्वेशन क्या हो जाएगी, V0 sin ओमेगा टी माइनस के फाई हो जाएगी। फिर आप tan फाई निकाल सकते हो, तो tan फाई तो वैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर अब ये तो किसके बराबर है VC माइनस VL और बेस कितना है VR, फिर सिमिलर, ठीक है। चेंज केवल थोड़ा सा यहां दिखाई देता है, ये सेकंड केस। अगर हम थर्ड केस देखें तो थर्ड केस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसे अभी हम स्टडी नहीं करेंगे, थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं फिर भी, है ना, थोड़ी सी जानकारी जरा समझें। थर्ड केस सबसे पावरफुल है, एक अलग से टॉपिक बनेगा इसके ऊपर, थर्ड केस के ऊपर। तो थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है आपका कि अगर VL और VC बराबर हो, ये इफ VL और VC इक्वल हो, अगर VC और VL इक्वल हो तो फेजर डायग्राम फिर बनाते हैं,
इसका, तो आई ऐसे, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वी आर और ये वी एल और ये वी सी ऐसे। अब के ये दोनों बराबर हैं, तो देखो दोनों का लंबाई मैंने सेम दिखाई है, तो बराबर है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्शन अपोजिट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एसी सोर्स का टोटल वोल्टेज कितना हो गया, टोटल वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स, तो भाई ये कैंसिल हो गया तो यही तो बचा, तो V इज इक्वल टू वी आर, ये टोटल वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स। देखो एक्चुअल में जो इस एलसीआर सर्किट का जो टोटल वोल्टेज आ रहा था वो ये आ रहा था रूट के अंदर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, और ये तब आ रहा था जब हम वी एल को बड़ा मान लेते वी सी से। लेकिन अगर हम वी एल और वी सी बराबर मान लें, इफ वी एल और वी सी अगर इक्वल है तो यहां रखें वी एल और वी सी इक्वल, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल, तो रूट के अंदर क्या आएगा वी आर का स्क्वायर प्लस ये जीरो। भाई वी एल और वी सी बराबर कर दे, वी एल और वी सी इक्वल रखते हैं यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जीरो हो गया, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी आर आ जाएगा। समझ में आया, तो ये डायरेक्ट सोचो, ये कैंसिल कर दिया तो यही तो एक बचा टोटल वोल्टेज, तो यही टोटल वोल्टेज हो जाएगा एसी सोर्स का। क्लियर है, तो ये टोटल वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स इतना। इसकी वैल्यू लिख सकते हैं आई जेड, वी की वैल्यू आई जेड, और इसकी वैल्यू लिख सकते हैं आई आर। तो इंपीडेंस कितना आया इस वाले केस में, लगे तीन रेजिस्टेंस हैं, एक्सएल भी लगा है, एक्सी भी लगा है, आर भी लगा है, लेकिन इसका जो पूरा सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आर के बराबर। जानते हो क्यों, क्योंकि आप चाहो तो एक फेजर डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे देखो वी आर है तो वी आर इज इक्वल टू आई आर होता है, वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल और इसके जगह पे आई एक्सी। तो मैंने इंडक्टेंस ये रिएक्टेंस का ग्राफ बना दिया, ये एक्सएल कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये रेजिस्टेंस। एक्सएल और एक्सी देखो वीएल और वीसी बराबर होंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसे ये कट गया, तो एक्सएल और एक्सी भी तो बराबर होंगे इस केस में, और जब एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे तो ये एक दूसरे को काट देंगे, तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा, जेड के बराबर, जो कि आ रहा है। तो जानते हो इस कंडीशन को जिसमें एक्सएल एक्सी के बराबर, एक कंडीशन देखो, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये दोनों एक ही बात है, और इन जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये कंडीशन आ रही है सारी, है ना। तो एक बात तो यहाँ V ये आ गया आपका, ये रहा V और I कैसे है भाई, इसमें फेज क्या है, फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस तो कितना है, जीरो। V और I सेम फेज में नहीं है, ये कोई भी लीड और लैग ही नहीं कर रहा, तो हम लिखेंगे द अल्टरनेटिंग वोल्टेज V एंड अल्टरनेटिंग करंट I आर इन सेम फेज। और इसकी इक्वेशन लिखें तो स्टैंडर्ड लिखेंगे, आई जीरो साइन ओमेगा टी और V बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी, सेम फेज में ना दोनों। ऐसे देखो डायग्राम में देखो ना, V और I सेम फेज में, कोई लैग और लीड नहीं कर रहा। तो देखो सर्किट तो एलसीआर सर्किट है, लेकिन जो टोटल वोल्टेज है और टोटल करंट सेम फेज में है। जानते हो इन सभी कंडीशंस को किसकी कंडीशन बोलते हैं, रेजोनेंस। इसको क्या बोलते हैं हम, रेजोनेंस। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजोनेंस। समझ में आया आपको, बहुत ही पावरफुल टॉपिक होता है रेजोनेंस, ये बहुत ही पावरफुल टॉपिक होता है रेजोनेंस। अभी हम इस सर्किट को, रेजोनेंस सर्किट क्या होता है ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये बात समझ में आई पहले आपको। तो ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की, थर्ड केस जो है आपका। तो इसको पूरा दोबारा से रिपीट करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस, पर ये बात समझ में आई आपको, ये थर्ड केस हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आपको ये सारे डेरिवेशन समझ में आए, ठीक है। तो देखो सबके इंपॉर्टेंट क्या है, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम से अगर हमें V और I में क्या फेज डिफरेंस आ रहा है, क्या कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, वो तो हमें किससे मालूम पड़ेगा। आप जिस सर्किट का फेजर डायग्राम बना लोगे उससे आप पता कर सकते हो कि V और I में कैसा फेज रिलेशन है। लेकिन देखो कोई भी सर्किट है, जैसे ये R है, केवल R लग रहा है, इसमें
केवल इंडक्टर लग रहा है, लास्ट है, समझा रहा हूं कैसे याद रखना है हमें। ये इसमें केवल कैपेसिटर लग रहा है XC, इसमें L और R लग रहा है सीरीज में, XL और R, LR सर्किट। एक कैपेसिटर CR सर्किट, इसमें लग रहा है XL, सॉरी ये XC है और ये R, ये CR सर्किट। LC सर्किट, ये L लग रहा है और ये C लग रहा है, ये LC सर्किट, XL और XC। और ये LCR सर्किट, इसमें तीनों लग रहे हैं। ये XL, ये XC, ये R। तो इसका ये टोटल वोल्टेज V होता है, इसके अक्रॉस ये VL, इसके अक्रॉस VC, इसके अक्रॉस VR। तो देखो एक फॉर्मूला आप ये याद करो कि V की वैल्यू जो होती है वो रूट के अंदर, इस V की जो वैल्यू है इन तीनों के साथ जो रिलेशन होता है वो VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अगर VL बड़ा है तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर, और VC बड़ा है तो VC माइनस VL का स्क्वायर। दूसरा इंपीडेंस है सर्किट का, पूरे सर्किट का इंपीडेंस रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये XC। ये टोटल रेजिस्टेंस होता है इस सर्किट का, जैसे इंपीडेंस बोलते हैं हम। ये दूसरा फॉर्मूला। बाकी का फेजर डायग्राम बनाइए, फेजर डायग्राम से आप कैसा फेज रिलेशन है, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कितना फेज डिफरेंस है, वो तो फेजर डायग्राम बनाने से ही निकलेगा। ठीक है, इस VL की वैल्यू IXL, इसमें करंट सेम कर रही तो VL की वैल्यू लिखनी है तो IXL, VC की वैल्यू लिखनी है तो IXC, VR की वैल्यू लिखनी है तो IR। ये नहीं बता रहा मैं, केवल आपको ये दो फैक्टर बता रहा हूं, एक दो। तो इस सर्किट के लिए इंपीडेंस कितना हुआ, Z कितना हुआ इस सर्किट का, याद कैसा रखेंगे। तो देखो इसमें क्या नहीं है, XL नहीं है, XC नहीं है, केवल R है। तो XL की वैल्यू 0 रख दो, XC की वैल्यू 0 रख दो। इसमें XL है क्या, नहीं, तो XL 0 है, XR 0 है। तो इस वाले फॉर्मूले में आप XL और XC 0 रख दो तो इस सर्किट का Z कितना आएगा, R। ये 0 रख दिया, ये 0 रख दिया, उसका स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो R के स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो Z बराबर R। और इसका जो टोटल वोल्टेज है V, इसमें जब XL और XC नहीं है तो VL और VC भी 0 होगा, VL और VC 0 रख देंगे तो V कितना आएगा, PR के। तो इसका जो टोटल वोल्टेज है V और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है VR, तो V और VR इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आया। तभी तो देखो V की वैल्यू कितनी होती है IZ और VR की वैल्यू कितनी होती है IR, तो I से I कटेगा, Z बराबर R। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही सर्किट में कर लो, इस सर्किट में R 0 है और XC 0 है। अगर हम इस सर्किट में R 0 रख दें और XC 0 रख दें तो ये 0 रख दिया, ये 0 रख दिया, तो Z बराबर XL का स्क्वायर रूट के अंदर, तो Z कितना आ गया, XL, Z XL के बराबर। ऐसे इसमें क्या 0 रखते हैं, VR और VC, तो V बराबर कितना आ जाएगा, VL। समझ में आया। ऐसे इस सर्किट का इंपीडेंस कितना होगा, अगर इस सर्किट का इंपीडेंस देखना है तो इस सर्किट का इंपीडेंस होगा, इसमें क्या 0 है, अब इसमें 0 हुआ R और XL, और R और XL 0 है तो Z बराबर XC और V बराबर कितना, VC। देखो इसमें अगर हम IRMS लिखते हैं तो IRMS मैंने बताया ये टोटल करंट होती है, ये VRMS और नीचे इंपीडेंस आता है हमेशा। IRMS टोटल करंट, ये टोटल वोल्टेज, ये टोटल रेजिस्टेंस, तो Z आता है। इस सर्किट का Z कितना है, R, तो IRMS VRMS ओवर कितना आ जाएगा, ये VRMS ओवर कितना आ जाएगा, R। इस सर्किट का अगर करंट लिखना है, ये टोटल करंट IRMS, टोटल वोल्टेज VRMS और Z टोटल रेजिस्टेंस। इस सर्किट का Z कितना है, XL, तो Z की जगह पर XL लिख सकते हो, VRMS ओवर XL। कुछ समझ में आया। इस सर्किट का लिखना है Z, तो इसमें क्या 0 है, XC, अगर XC 0 रख देंगे तो Z कितना आ जाएगा, रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, और वोल्टेज कितना आएगा, तो रूट के अंदर VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, VC 0 रख दो, इसमें कैपेसिटर नहीं है ना,
समझ में आया? इसमें करंट फ्लो कर रही है IRMS, तो IRMS हमेशा होता है VRMS ओवर जेड, टोटल करंट, टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस। और जेड की वैल्यू इसकी कितनी है बेटा? IRMS VRMS जेड ये रहा, तो रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ऐसे इसका इंपीडेंस ले सकते हो, इसका इंपीडेंस आएगा जेड के बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। भाई एक्सएल जीरो कर दो, एक्सएल जीरो कर दोगे तो माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस के तो हो जाएगा। इस सर्किट का देखेंगे तो सर्किट का जेड कितना आएगा? इसमें क्या जीरो है? आर जीरो कर दो, तो आर को अगर तुम जीरो कर दोगे तो ये आएगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और रूट से हट जाएगा, जेड स्क्वायर से रूट हट गया तो एक्सएल माइनस एक्सी। ऐसे भी लिख सकते हो इसका। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो कैसे हमें याद रखना है ये इम्पीडेंस और टोटल वोल्टेज, बार बार निकालना चाहें तो हम ऐसा निकाल सकते हैं। अदरवाइज फेजर डायग्राम बनाओ, जो हमने जैसे डेरिवेशन किए हैं वैसे ही आप न्यूमेरिकल करो सारे। ठीक है? ठीक है, आगे का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में।